इंसानी दिमाग ना बिल्कुल एक स्मार्टफोन की तरह काम करता है। मतलब अगर हम इस बात पर गौर करें। हाँ, ये उपमा काफी हद तक सटीक है ना? अगर इस फोन के बैकग्राउंड में डर, चिंता और वो जो अगर मगर वाले ढेरों एप्स होते हैं, हाँ, अगर वो लगातार चलते रहें तो सिस्टम का धीमा पड़ना तो तय है। बिल्कुल। और जीवन की बैटरी भी बहुत तेजी से खत्म होती है। एग्जैक्टली। नतीजा ये होता है कि दिन खत्म होने से पहले ही कोई भी इंसान खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करने लगता है। और यही वो बैटरी ड्रेन है जिसका शिकार आजकल ज्यादातर लोग हो रहे हैं। हाँ, तो इसी बैटरी ड्रेन को कैसे रोका जाए? मतलब रोजमर्रा के जीवन में एक सकारात्मक, साहसी और एक आत्मविश्वासी मानसिकता का निर्माण कैसे किया जाए? हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन यही है। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार स्रोत हैं। नॉर्मन विंसेंट पील की प्रसिद्ध पुस्तक विजेताओं के 6 नजरिए, जिसे डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने अनुदित किया है। बिल्कुल, हम उसी किताब के कुछ बेहद प्रभावशाली अंशों के जरिए इस पूरी तकनीक को डिकोड करने वाले हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस जानकारी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सके। हाँ, क्योंकि एक मजबूत मानसिकता के निर्माण की शुरुआत असल में इस बात से ही होती है कि इंसान अपनी समस्याओं को किस चश्मे से देखता है। मतलब समस्याओं को देखने का नजरिया। बिल्कुल। जेसी पेनी का जीवन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब 95 वर्ष की उम्र में भी उनकी ऊर्जा और जीवन के प्रति जो उत्साह था ना, वो देखने लायक था। 95 साल की उम्र में? अरे वाह! हाँ, और जब उनसे उनके जीवन में आई ढेरों व्यावसायिक और व्यक्तिगत मुश्किलों के बारे में पूछा गया, तो पता है उनका जवाब क्या था? क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब था कि वे अपनी हर समस्या के लिए आभारी हैं। मतलब उनका मानना था कि हर जीत ने, हर मुश्किल ने उन्हें नई चुनौतियों से लड़ने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनाया। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब ये सिर्फ कोई सतही आशावादी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम करता है। जब कोई व्यक्ति समस्या को एक खतरे के बजाय एक पहेली या चुनौती की तरह देखने लगता है ना, तो उसका दिमाग डर के मोड से बाहर आ जाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। बिल्कुल सटीक। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संज्ञानात्मक बदलाव है, जिसे हम कॉग्निटिव शिफ्ट कहते हैं। मतलब मुश्किलों को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें अपनी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करने वाला जिम मान लेना। हाँ, एकदम सही कहा आपने। जिम वाली बात बिल्कुल फिट बैठती है। और किताब में वो जो 2 सेल्समैन की कहानी है ना, हाँ। वो भी इसी मानसिक बदलाव को बहुत खूबी से दर्शाती है। अरे हाँ, वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मतलब दोनों को एक ऐसा इलाका सौंपा गया था जिसे बाजार में सबसे खराब माना जाता था। तो पहले सेल्समैन ने उस इलाके की बदनामी के बारे में सुना और उसे सच मान लिया और बिना कोशिश किए ही हार मान ली होगी। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरे सेल्समैन को इस बात का पता ही नहीं था कि वो इलाका खराब है। उसने वहां जाके काम शुरू किया और शानदार सफलता हासिल की। मतलब उसने उस इलाके को एक बिना खुदी हुई सोने की खान मान लिया था। ये कहानी बहुत स्पष्ट करती है कि हमारी विफलता अक्सर बाहरी दुनिया में नहीं होती। वो हमारे अपने मानसिक ढांचे में तय होती है, हमारे नजरिए में। हाँ, पहले सेल्समैन ने समस्या को एक अंतिम सत्य मान लिया था। उसने अगर मगर का रवैया अपनाया, जैसे कि अगर ये इलाका थोड़ा बेहतर होता तो मैं कुछ बेच पाता। अगर मगर वाला माइंडसेट। वहीं दूसरे सेल्समैन ने कैसे का दृष्टिकोण अपनाया, हाउ का नजरिया। उसने सोचा कि यहाँ के लोगों को अपना उत्पाद कैसे बेचा जाए। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक व्यवहारिक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या सिर्फ नजरिया बदलने या सकारात्मक सोचने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? मतलब तथ्य तो तथ्य है ना। तथ्य तो अपनी जगह रहते हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे रास्ते में कोई भारी पत्थर पड़ा हो। ये एक अकाट्य तथ्य है कि पत्थर वहां है। अगर मगर सोचने वाला व्यक्ति पत्थर देखकर लौट जाता है, तो क्या सिर्फ कैसे सोचने से वो पत्थर हवा में गायब हो जाएगा? नहीं, पत्थर अपनी जगह ही रहेगा, वो गायब नहीं होगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग सकारात्मक मानसिकता को गलत समझ लेते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, तथ्य नहीं बदलते, बल्कि उन तथ्यों के प्रति हमारा जो रेस्पॉन्स है, हमारी प्रतिक्रिया है, वो बदलती है। समझ गया। अगर मगर सोचने वाला व्यक्ति सोचता है, अगर ये पत्थर यहाँ न होता तो मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, और वो अपनी सारी ऊर्जा उस तथ्य पर अफसोस करने में बर्बाद कर देता है। हाँ, वो बस शिकायत करता रहता है। इसके विपरीत कैसे सोचने वाला व्यक्ति उस पत्थर के वजूद को स्वीकार करता है। वो मान लेता है कि पत्थर है
और फिर उसे टुकड़ों में तोड़ने या हटाने का तरीका खोजता है। मतलब वो एक लीवर या कोई तकनीक ढूंढता है। बिल्कुल, वो इस विपत्ति से सृजनात्मक लाभ लेता है। तथ्य से हारने के बजाय वो उस तथ्य से निपटने का रास्ता निकालता है। यानी कैसे का नजरिया हमारे दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता है। ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन एक बार जब हम समस्याओं को कैसे के दृष्टिकोण से सुलझाने का फैसला कर भी लें, तो रास्ते में एक और बड़ी रुकावट आती है। आप डर की बात कर रही हैं ना? हाँ, इंसान का अपना डर। डरो रूपी तूफान का सामना करने के लिए साहस का नजरिया अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। इस संदर्भ में पुस्तक में एक काउबॉय का बेहद रोचक अनुभव साझा किया गया है। वो बर्फीले तूफान वाला किस्सा? हाँ, सर्दियों के भयानक बर्फीले तूफान के दौरान जब खुले मैदानों में ज्यादातर मवेशी बर्फीली हवाओं की मार से बचने के लिए हवा के रुख के साथ भागना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ भागते हैं। हाँ, वे भागते रहते हैं जब तक कि वे किसी बाढ़ से टकराकर वहीं रुक नहीं जाते और अंततः ठंड से उनकी जान चली जाती है। ये तो बहुत दुखद है। मतलब उनका प्राकृतिक बचाव का तरीका ही उनकी मौत का कारण बन जाता है। हवा के साथ भागने पर वे तूफान के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और ज्यादा देर तक उसकी चपेट में रहते हैं। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। लेकिन यहीं पर हेयरफोर्ड नस्ल की जो गायें होती हैं वो एक बिल्कुल अलग और साहसिक रणनीति अपनाती हैं। वो क्या करती हैं? वे तूफान से भागने के बजाय हवा के विपरीत दिशा में, यानी सीधे तूफान की तरफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती हैं। वो सीधे तूफान का सामना करती हैं? हाँ, और इसका वैज्ञानिक और तार्किक परिणाम ये होता है कि तूफान उनके ऊपर से तेजी से गुजर जाता है और वे कम समय तक उस बर्फीले मौसम की मार सहती हैं। और वो सुरक्षित बच जाती हैं। क्या बात है। बिल्कुल। जनरल स्टोनवॉल जैक्सन ने भी इसी मनोविज्ञान को समझते हुए एक बार अपने सेनापति से कहा था, कभी अपने डरों से सलाह न लें। वाह, ये तो ऐसा है जैसे डर बिल्कुल एक साए की तरह काम करता है, एक शैडो की तरह। हाँ, बहुत अच्छी उपमा ये। मतलब जब हम उससे दूर भागते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी होकर और भी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब हम हिम्मत करके सीधे उसकी तरफ मुड़ते हैं तो वो तुरंत सिकुड़ जाता है। एग्जैक्टली, साया छोटा हो जाता है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में किसी भी इंसान के पास बहुत सारे डर होते हैं, जैसे असफलता का डर, बीमारी का डर, भविष्य का डर। हाँ, डरों की कोई कमी नहीं है। तो इतने सारे डरों का एक साथ सामना कैसे किया जाए? मतलब एक ही समय में चौतरफा तूफान से इंसान कैसे लड़े? अगर कोई इंसान अपने सारे डरों से एक साथ लड़ने की कोशिश करेगा ना, तो वो मानसिक रूप से पंगु हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान किताब में दिया गया है। एक बार में केवल एक ही डर से लड़ें। सिर्फ एक डर से? हाँ। पुस्तक में पुराने अमेरिकन इंडियन योद्धाओं का उदाहरण दिया गया है। वे एक साथ पूरी विरोधी सेना पर हमला नहीं करते थे, बल्कि एक बार में एक दुश्मन का सामना करते थे। वे एक दुश्मन को हराकर उसकी खोपड़ी हासिल करते थे और हर जीत के साथ खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करते थे। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में एक्सपोजर थेरेपी कहा जा सकता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है रोजमर्रा की जिंदगी में? एक कागज पर अपने सभी डरों को लिखना, सबसे बड़े डर को चुनना और पहले सिर्फ उसी पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करना। जब एक डर हारता है ना, तो इंसान का आत्मविश्वास इस स्तर तक बढ़ जाता है कि बाकी डर खुद ब खुद छोटे लगने लगते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित तरीका है। मतलब एक एक करके डरों को खत्म करना। अब मान लेते हैं कि किसी ने अपने डर को जीतने की शुरुआत कर दी है और डर दिमाग से निकलना शुरू हो गया है। पहला कदम पूरा हो गया। हाँ, लेकिन जब डर बाहर निकलता है तो वहां एक मानसिक खालीपन आ जाता है। अगर इस खाली जगह को तुरंत शांति और उत्साह से ना भरा जाए तो पुरानी चिंता, ये वरी फिर से वापस लौट आएगी, है ना? बिल्कुल। ये इंसानी दिमाग की कार्यप्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा है। चिंता के विचार दिमाग में एक हल्की सी नाली या कह लें एक ग्रूव बना देते हैं। एक रास्ता सा बन जाता है। हाँ, और अगर लगातार चिंता की जाए तो वो नाली गहरी होकर एक नहर बन जाती है। फिर दिमाग में आने वाला हर नया विचार उसी चिंता की नहर से होकर गुजरने लगता है, क्योंकि पानी हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। ये एक तरह का न्यूरल पाथवे है। हाँ, जो बार बार इस्तेमाल होने से पक्का हो जाता है। एकदम सही। तो इस मानसिक नहर का रुख कैसे मोड़ा जाए?
मेरा मतलब है पुरानी आदतों को रातों रात तो नहीं बदला जा सकता ना? नहीं, रातों रात कुछ नहीं होता। इसे बदलने के लिए लेखक ने 7 सप्ताह के मानसिक उपचार या RX की सलाह दी है। 7 सप्ताह का उपचार? ये कैसे काम करता है? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें हर सप्ताह के लिए एक सकारात्मक विचार या उद्धरण दिया जाता है जिसे रोजाना बार बार दोहराना होता है। ये बार बार का दोहराव उस पुरानी चिंता की नहर को धीरे धीरे पाट देता है। हाँ, और फिर शांति के विचारों के लिए एक नया रास्ता तैयार करता है। बिल्कुल। जब हम बार बार शांति और उत्साह के विचारों का सचेत अभ्यास करते हैं तो दिमाग उस नए पाथवे को अपना डिफॉल्ट बना लेता है। इसी उत्साह का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है फ्रेड नाम के व्यक्ति का। अरे हाँ, फ्रेड, जो हैमबर्गर बेचता है। हाँ, फ्रेड की कहानी। ये कहानी दिखाती है कि उमंग को किसी विशेष मौके की जरूरत नहीं होती। मतलब फ्रेड सिर्फ एक रेस्तरां में हैमबर्गर नहीं बेच रहा है, बल्कि वो अपने ग्राहकों को जीवन का उत्साह परोस रहा है। सही कहा आपने। वह अपने बुजुर्ग और परेशान ग्राहकों से बेहतरीन बातें करता है, उनकी तारीफ करता है और उनके जीवन में एक ताजगी भर देता है। वो उन्हें एहसास दिलाता है कि जीवन अब भी अच्छा है। और फ्रेड का ये रवैया उसके खुद के लिए भी एक ऊर्जा का स्रोत है। इसी से जुड़ा एक और गहरा किस्सा है उस परेशान आदमी का जिसे लगता था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है और वो पूरी तरह दिवालिया हो गया है। वो आदमी जो गहरे अवसाद में था। हाँ, उसका मानना था कि उसके पास सिवाय चिंता के कुछ नहीं बचा है। लेकिन जब उसे एक कागज पर अपने वरदानों को गिनने को कहा गया, यानी काउंटिंग ब्लेसिंग्स, तो एक एक करके परतें खुलने लगीं। उसने क्या क्या लिखा? उसे पता चला कि उसकी पत्नी मुश्किल समय में भी उसके साथ खड़ी है और उसे बहुत प्रेम करती है। उसके बच्चे सुरक्षित हैं और सही राह पर चल रहे हैं और उसका घर भी सही सलामत है। ये तो सच में एक जबरदस्त शिफ्ट है। मतलब जब उसने इन चीजों को कागज पर लिखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी संपत्तियां तो बैंक खाते में नहीं, बल्कि उसके जीवन में पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिल्कुल, उसका नजरिया ही बदल गया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक व्यवहारिक शंका खड़ी होती है। बताइए। रोजमर्रा की भाग दौड़, काम के भारी दबाव और जो आर्थिक तनाव होता है, उसके बीच कोई इंसान अचानक से फ्रेड की तरह उत्साहित और शांत कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। हाँ, मतलब क्या किसी तनावपूर्ण दिन के बीच अचानक से खुश हो जाना सिर्फ खुद को धोखा देना या ख्याली पुलाव पकाना नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये रातों रात या अचानक नहीं होता। ये एक ऐसा कौशल है जिसे सचेत दैनिक अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। मतलब ये कोई जादू नहीं है, प्रैक्टिस है। हाँ, W. क्लेमेंट स्टोन का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। उनका मानना था कि भावनाएं सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम अचानक से खुद को खुश होने का आदेश नहीं दे सकते। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमारे शारीरिक कार्य और हमारे विचार पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होते हैं। मनोविज्ञान में इसे एक्ट एज इफ का सिद्धांत कहा जाता है। एक्ट एज इफ? मतलब इंसान को अपनी भावनाओं पर नहीं, बल्कि अपने एक्शंस पर जोर देना चाहिए। ठीक, यही बात है। जैसे रोज सुबह उठकर खुद को अपनी पूरी ऊंचाई तक तानना, सीधे खड़े होना, गहरी सांस लेना और अच्छे विचार सोचना। शारीरिक हाव भाव को बदलना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खुद से बार बार कहता है यह एक शानदार दिन होने वाला है और अपने शरीर की मुद्रा को आत्मविश्वासी बना लेता है, तो वो असल में अपने दिमाग को उस उत्साह के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है। ये तो एक शारीरिक और मानसिक आदत हो गई। बिल्कुल। शुरुआत में ये शायद थोड़ा बनावटी लगे, थोड़ा अजीब लगे, लेकिन लगातार अभ्यास से यह स्वचालित हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। शरीर का हाव भाव और सचेत विचार मिलकर भावनाओं को उसी दिशा में खींच लेते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और जब मन में शांति और उत्साह की ये आदत पक्की हो जाती है, तब एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। आप पुरानी आदतों को छोड़ने की बात कर रही हैं? हाँ, अपनी उन काल्पनिक कमजोरियों और पुरानी आदतों को छोड़ना जिनका सहारा लेकर इंसान अब तक जी रहा था। इन्हें हम मानसिक बैसाखियां कह सकते हैं। बिल्कुल सही शब्द है, मानसिक बैसाखियां। भविष्य का निर्माण करने के लिए इन बैसाखियों को हमेशा के लिए फेंकना और आशावाद को अपनाना बहुत जरूरी है। इंसान अक्सर अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेता है, ये जानते हुए भी कि वे उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। किताब में पूल ऑफ बेथेस्डा का एक बहुत ही मार्मिक और गहरा उदाहरण दिया गया है। वो क्या है? वहां एक व्यक्ति वर्षों से बीमार था
और अपनी बीमारी को एक बैसाखी, एक क्रच की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें ना, तो वो शायद ठीक ही नहीं होना चाहता था। एक बीमार इंसान ठीक क्यों नहीं होना चाहेगा? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि ठीक होने का सीधा सा मतलब था जीवन की जिम्मेदारियों का सामना करना, रोजी रोटी कमाना और समाज में अपनी भूमिका निभाना। उसकी बीमारियों से इन सारी जिम्मेदारियों से बचने का एक आसान बहाना और दूसरों की सहानुभूति दिला रही थी। ओह, समझी। इसे शायद सेकेंडरी गेन कहा जाता है। बिल्कुल, सेकेंडरी गेन। इसी संदर्भ में शराब या अन्य सहारों का भी जिक्र किया गया है। कई लोग सामाजिक असुरक्षा को छिपाने के लिए या बात करने की हिम्मत जुटाने के लिए इन पदार्थों का सहारा लेते हैं। और ये सब सिर्फ बैसाखियां हैं। हाँ, जो असली समस्या को कभी सुलझने नहीं देती। इसके विपरीत आशावाद और अपनी बैसाखियों को छोड़ने का एक सशक्त उदाहरण पेश किया गया है। वो गैस स्टेशन पर काम करने वाले युवक की कहानी ना? हाँ, वही। वो युवक अपने जीवन और भविष्य को लेकर पूरी तरह निराश था। उसे लगता था कि वो उसी गैस स्टेशन पर फंसा रहेगा। लेकिन फिर उसने एक छोटा पर बेहद प्रभावशाली बदलाव किया। उसने क्या किया? वो हर सुबह कॉलेज जाने से पहले एक छोटे डेयरी मार्ट पर रुकने लगा। वहां वो 20 मिनट अकेले बिताता था, जिसे वो 1 कप कॉफी और 1 कप ईश्वर का समय कहता था। ये बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, उस शांत समय में वो अपनी सारी मानसिक बैसाखियों और चिंताओं को किनारे रखकर सिर्फ प्रार्थना और शांति पर ध्यान केंद्रित करता था। इस 20 मिनट के सचेत ठहराव ने उसके जीवन में ऐसा आत्मविश्वास भर दिया कि वो न सिर्फ अपनी नौकरी में बेहतर हुआ, बल्कि कॉलेज में डीन के लिस्ट में भी उसने जगह बनाई। उस युवक ने जानबूझकर अपनी निराशा की बैसाखी को फेंका और आशावाद का रास्ता चुना। और आशावाद की चरम सीमा को समझने के लिए उस परिवार का उदाहरण भी बहुत अहम है, जो हाईवे पर एक भयानक ट्रक दुर्घटना का शिकार हो गया था। बाप रे, वो बहुत खौफनाक घटना थी। उनकी कार के ऊपर एक विशालकाय ट्रक गिरा हुआ था और कार की छत धीरे धीरे नीचे दबती जा रही थी। हाँ, मौत सचमुच उनके सिर के ठीक ऊपर खड़ी थी। ऐसी खौफनाक स्थिति में तो इंसान का पैनिक होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन उस परिवार ने उस भीषण दबाव के बीच भी असीम आशावाद और मानसिक संतुलन का परिचय दिया। वे घबराकर चीखने चिल्लाने के बजाय शांत रहे। उन्होंने आस्था और प्रार्थना के गीत गाए। ये तो कमाल का आत्मनियंत्रण है। उन्होंने उस स्थिति में भी ये विश्वास बनाए रखा कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अंततः उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये घटना दिखाती है कि जब इंसान अपनी बैसाखियों को छोड़ देता है, तो वो किसी भी बाहरी परिस्थिति का सामना अडिग होकर कर सकता है। मुझे तो लगता है कि मानसिक बैसाखियां बिल्कुल साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स जैसी होती है। ट्रेनिंग व्हील्स? हाँ, अच्छी उपमा है। मतलब जब कोई पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरुआत में वो व्हील्स उसे गिरने से बचाते हैं और सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन एक समय के बाद वही व्हील्स उसकी असली रफ्तार और संतुलन को रोक देते हैं। अगर सच में तेजी से आगे बढ़ना है, तो उन ट्रेनिंग व्हील्स को हटाना ही पड़ता है, भले शुरुआत में गिरने का थोड़ा डर क्यों ना लगे। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि विजेता किसी विशेष प्रतिभा या भाग्य के साथ पैदा नहीं होते। हाँ, ये बहुत बड़ा टेकअवे है। विजेता वो है जो रोजाना हर पल अपने विचारों और कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। वो रोजाना कार्यवाही करने योग्य यानी एक्शनेबल कदम उठाता है। बिल्कुल। मतलब अपनी समस्याओं को अगर मगर की जगह कैसे के नजरिए से देखना। हेयरफोर्ड गायों की तरह डरों के तूफान से भागने के बजाय उसका सामने से मुकाबला करना। और पुरानी योद्धाओं की तरह एक बार में केवल एक ही डर पर फोकस करना। हाँ, अपने दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले उन नेगेटिव ऐप्स को बंद करके अपने वरदानों को गिनना, रोजाना सकारात्मक वाक्यों से अपनी मानसिक नहरों को फिर से बनाना और अपनी मानसिक बैसाखियों को हमेशा के लिए त्याग देना। और ये दृढ़ विश्वास रखना कि हमारे भविष्य का निर्माण हमारी आज की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब किसी का दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है ना, तो बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से नहीं तोड़ सकती। बिल्कुल सही। और इसी विचार के साथ इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और नया पहलू सामने आता है, जिस पे विचार करना जरूरी है। वो क्या है? विज्ञान की एक नई शाखा है एपिजेनेटिक्स। वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि इंसान की आदतें, उसका तनाव और उसका नजरिया सिर्फ उसके आज को ही नहीं, बल्कि उसके डीएनए की कार्यप्रणाली तक को प्रभावित कर सकते हैं। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना?
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज अपनाया गया कैसे का नजरिया, डरों का डटकर सामना करने की हिम्मत और रोजमर्रा का आशावाद सिर्फ एक इंसान का वर्तमान बदल रहा है, या फिर वो चुपचाप आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नया और ज्यादा मजबूत जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहा है। वाह, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। तो अंततः अपने दिमाग के स्मार्टफोन की बैटरी को किन विचारों पर खर्च करना है, ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।